अमीर लोग नया लैपटॉप लेने का प्लान हो रहा है, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। तो गाइस ये एक बिगनर गाइड है और इस वीडियो को देखने के बाद मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि आपको 95 to 98% जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन फिर उसके बाद आप कंप्यूटर वगैरह बाई करने जाते हो, लैपटॉप वगैरह, उसके बाद आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देखते हैं या फिर आप इवन शॉप पे भी जाते हैं ना, तब आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको हार्डवेयर के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम होगा कि कौन सा हार्डवेयर आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो आप सीधा जाके उनके सेल्समैन से बात कर पाएंगे और कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अब इमेजिन करो कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए, जहाँ पे आप ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग भी कर पाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपका कुछ काम रहता है, एक्सेल वगैरह पे। उस केस में अगर आप एक 1.5 लाख 2 लाख रुपए का गेमिंग लैपटॉप बाई कर लेते हैं तो आपका वो पैसा वेस्ट चला जाएगा। आप वो काम 50 से 60 हज़ार रुपए के भी लैपटॉप में बड़े आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ। और वही अगर आप एक वीडियो एडिटर है मेरी तरह और आप एक 40-50 हज़ार रुपए का लैपटॉप बाई कर लेते हैं तो आपको बहुत ही मरमर के आपको उसमें आपका काम निकलेगा। बहुत ही कम, बहुत छोटी मोटी आप एडिटिंग कर पाओगे, लेकिन आप उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि आप उस पर आफ्टर इफेक्ट्स चला पाओगे। और एडोब प्रीमियर प्रो के जो मोगड फाइल्स वगैरह रहते हैं, मोशन ग्राफिक्स के काम रहते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे उस पर। तो आपको पहले अगर आप एक लैपटॉप बाई करने का प्लान करो तो आपको मोबाइल के तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना है कि जैसे आप मोबाइल बाई करते हो कि मेरा बजट भाई मैंने सेट कर लिया, मुझे 15 हज़ार रुपये के बीच में एक लैपटॉप, एक मोबाइल बाई करना है। आपको लैपटॉप के केस में उस तरह से नहीं बाई करना है, क्योंकि मोबाइल आप 2 से 2.5 साल के बाद चेंज कर देते हो। लेकिन लैपटॉप अगर कोई भी मिडिल क्लास का फैमिली अगर बंदा बाई करता है तो एटलीस्ट 4 से 5 साल उस लैपटॉप को चलाता है। तो अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो तो इस चीज़ का ध्यान में रखना कि आपको कौन कौन, अगर आप जिस भी प्राइस रेंज में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे अगर आप थोड़ा कॉस्ट कटिंग करते हैं तो। और कंपनीज क्या क्या आपको हार्डवेयर में कॉस्ट कटिंग करके आपको प्रोडक्ट्स देती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से देखना। और अगर आपके फैमिली फ्रेंड में कोई इस तरीके का लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। तो चलो शुरू करते बिना किसी तरीके, लेट्स रोल द इंट्रो। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे इजीएस्ट टॉपिक से, जो कि आता है रैम। देखो रैम के बारे में आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि रैम का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा रहता है एक मोबाइल फ़ोन में। सेम केस आपको लैपटॉप के साथ भी रहता है। अगर आप 4 GB 6 GB वाले वेरिएंट के साथ अगर जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे हार्डवेयर से रिगार्डिंग। अगर आप कुछ टास्क वगैरह ओपन करते हो, 2 GB 4 GB 6 GB के कोई बड़ा एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो उस केस में उसके क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो बहुत ही अटक अटक के आपको एक्सपीरियंस देगा। आपको अगर सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको लैपटॉप में मिनिमम आज के टाइम में 8 GB रैम, उससे नीचे मत जाना, बहुत ही ज़्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। और दूसरा चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि जो आप लैपटॉप बाई करें उसमें 8 GB रैम तो हो, साथ में एक 8 GB और अपग्रेड करने का एक स्लॉट एक्स्ट्रा उसमें खाली रहे। तो अगर आप ऑफलाइन बाई करने जाते हैं तो उस सेलर से ज़रूर पूछ लें कि क्या इसमें अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन है कि नहीं, मैं इन फ्यूचर इसमें 8 GB रैम और ऐड कर सकता हूँ कि नहीं। अगर वो नहीं बोलते हैं तो प्लीज़ उस लैपटॉप को मत बाई करना। देखो 2 साल के बाद तो आप उस लैपटॉप को, 2 या 3 साल के बाद अब तो उसको चेंज करने वाला नहीं हो। अगर करने वाला हो तब उस केस में आप लेना। लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रूफ लेके चलो कि आपको 4-5 साल अपने लैपटॉप को यूज़ करना है, उस केस में आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको 8 GB रैम मिनिमम अभी लैपटॉप में जो आप ले रहे हो वो रहे और 8 GB आपको अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन मिले। अब हम लोग बात कर लेते हैं लैपटॉप के एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में जो कि जाने अनजाने में काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया था ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज की वजह से। मैं बात कर रहा हूँ स्टोरेज डिवाइसेस की। आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा सा स्टोरेज डिवाइस आपके लैपटॉप के लिए क्यों ज़रूरी है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको एक रियल लाइफ के सिनेरियो से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा और इस चीज़ को समझने के बाद आप एक बात ज़रूर बोलोगे, मज़ा आया। तो अभी देखो मैं आपको एक रियल लाइफ के सिनेरियो में लेके चलता हूँ। आपने इंटेल के अलग अलग प्रोसेसर्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जैसे इंटेल के i3 होते हैं, i5 होता है, i7 होता है, i9 के प्रोसेसर्स होते हैं। तो आप ये समझो कि जो इंटेल का i3 प्रोसेसर ये एक ऑल्टो कार है और जो इंटेल का i9 प्रोसेसर एक BMW या फिर एक मर्सिडीज कार है। अब आपने एक कार तो बाई कर ली है, लेकिन उस कार को चलाने के लिए आपको एक अच्छी सी सड़क की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं आपको 2 सड़क दूं, एक ऐसी सड़क जो बहुत टूटी फूटी सी है या फिर एक ऐसी सड़क जिसमें आपको 6 लेन का चौड़ा सा सड़क है और उसमें आप पूरी रफ्तार में बिल्कुल स्मूथ तरीके से अपनी गाड़ी को चला सकते हो, तो आपको मज़ा किस में आएगा? क्या इसमें जिसमें आपको बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है या फिर आप उस जर्की टूटे फूटे सड़क पर अपने गाड़ी को चलाना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है आप इस सड़क को चुनोगे। सेम चीज़ होता है स्टोरेज के साथ भी। अगर आप वहाँ पे चीप आउट करते हैं ना, अगर वहाँ पे आप कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो ये जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस होता है ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जहाँ पे आप कुछ
1000-2000 रुपये बचाने की कोशिश करते हो, यहाँ पे आपका यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता है और यही चीज़ें एक्यूमुलेट होकर आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस खराब कर देती हैं और आप जिस पर्पज़ के लिए एक लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे थे वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाता है और फिर बाद में आप खुद ही इरिटेट हो जाते हो उस लैपटॉप को, या फिर आप बेच देते हो या फिर किसी और को, आपको घर में किसी और को देना पड़ जाता है और आपने जो पूरा मेहनत से वो जो पैसे कमाए थे वो वेस्ट चला जाता है। तो चलो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने लैपटॉप में एक अच्छा क्वालिटी का आपको एक स्टोरेज डिवाइस लगाना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने तरीके की ड्राइव्स होती हैं और आपको कौन सा बाई करना चाहिए, कौन सा बिल्कुल भी नहीं बाई करना चाहिए और कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव रहता है आपको आपके लैपटॉप के लिए। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि 2 तरीके की ड्राइव्स होती हैं। जो पहला ड्राइव होता है वो हमारा कन्वेंशनल ड्राइव है, जिसको हम लोग मैकेनिकल ड्राइव बोलते हैं, HDD बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, 1990 के शुरुआत में ये टेक्नोलॉजी आई थी। और जो हमारा दूसरा टेक्नोलॉजी है वो हमारा है SSD का, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोनों की प्राइसिंग के बारे में अगर बात करें तो ये अगर आपको सपोज 4500 रुपये का 1 टेराबाइट मिल रहा है तो जो हार्ड ड्राइव जो SSD है वो आपको 8000-9000 रुपये का पड़ेगा। प्राइस में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस रहता है। लेकिन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 6 लेन वाला मज़ा है वो आपको इस सॉलिड स्टेट ड्राइव में ही मिलेगा। देखो, अगर आप मेरी मानोगे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में किसी भी तरीके का HDD लगा के रखो। आप SSD के साथ जाएंगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बजट में रहते हुए अपने यूज़र एक्सपीरियंस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, उस केस में आपके पास एक तीसरा ऑप्शन मिल जाता है जो कि होता है हाइब्रिड स्लॉट का। उस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको 500 GB या फिर 1 टेराबाइट का आपको HDD मिल जाएगा और 256 GB या फिर 500 GB का आप उसमें SSD वाला वेरिएंट भी बाय कर सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी आपके कुछ कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, यहाँ से भी आपको थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी और एक एवरेज पैकेज में आपको एक अच्छा सा यूज़र एक्सपीरियंस आपको आपके कंप्यूटर में मिल जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जब आप ये हाइब्रिड स्लॉट के साथ अगर जा रहे हो तो जो SSD वाला वेरिएंट है वो आपका मिनिमम 256 GB ही हो। उसके नीचे जो 128 GB वाला आता है आप उस ऑप्शन के साथ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि 6 महीने में जब आपका C ड्राइव पूरा फुल हो जाएगा तब आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा, या तो आपको पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट मारना पड़ सकता है, या फिर आपको अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको वो 128 GB वाला स्टोरेज आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसमें नया SSD डाल सकते हैं। तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर चलो कि आपको मिनिमम 256 GB आपको C ड्राइव के लिए बचा के रखना है। अगर आप 500 GB वाले स्टोरेज के साथ जा पाएंगे SSD के लिए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आई होप कि आपको पीछे के जो 2 कंपोनेंट्स मैंने कवर किए, रैम और स्टोरेज के बारे में, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको छोटा मोटा अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उन सबके जवाब आपको वहाँ पे दे दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर के सबसे मेन कंपोनेंट के बारे में, जो कि होता है कंप्यूटर का CPU, जिसको हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। और जैसे जैसे आप अपना बजट बढ़ाते जाओगे आपको उतना बड़ा दिमाग मिलेगा। जैसे i3 का छुटकू सा दिमाग होता है, आप जब i9 पे जाओगे तो बड़ा दिमाग मिलेगा। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट, आपका जो भी वर्क फ्लो है उसके हिसाब से आपको CPU बाई करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको जनरेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप इंटेल में जाते हो तो इंटेल का अभी जो लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है वो 11th जनरेशन है। तो जब आप लैपटॉप लेने जाते हो या फिर अगर आप ऑनलाइन भी देखते हो तो आपको मिनिमम 10th जनरेशन या उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे जैसे आप जनरेशन नीचे जाओगे वैसे वैसे उसका परफॉर्मेंस गिरता चला जाता है। अब मैं आपको CPU के बारे में समझा देता हूँ कि CPU किस तरीके से काम करता है। आप ये समझो कि आपको एक घर बनाना है, ठीक है। उसके लिए आप 5 मजदूर हायर करते हो और एक सेम बंदा 50 मजदूर उसी काम को करने के लिए हायर करता है। तो आप मुझे ये बताओ कि उस घर को कौन सबसे तेजी से बना पाएगा? क्या वो 5 मजदूर उसको तेजी से बना पाएंगे या फिर वो 50 मजदूर ज़्यादा तेजी से उस काम को निपटा पाएंगे? ऑब्वियसली बात है, जो 50 मजदूर है वो आपके काम को ज़्यादा तेजी से निपटा देंगे कम समय में। सेम चीज़ आपको प्रोसेसर के साथ भी होता है। अगर आप i3 का प्रोसेसर लेते हो तो उसमें आपको कम मजदूर मिलते हैं। जब आप i5 पे जाते हो, फिर i7 पे जंप करते हो या फिर i9 पे जंप करते हो, तो वैसे वैसे आपकी जो मजदूर की क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाती है। और उससे होता क्या है, जो आपको टाइम जहाँ पे 1 घंटा लगना है वहाँ पे आपको 15 मिनट या 20 मिनट में लगेगा। इस तरीके से आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता चला जाता है। अब जान लेते हैं GPUs के बारे में कि GPUs क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और किन के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किन के लिए बस ओके भी रहेगा तो चल जाएगा। सबसे पहले ये 2 तरीके के होते हैं। जो पहला होता है वो इनबिल्ट होता है और जो दूसरा होता है वो डेडिकेटेड होता है। अभी इनबिल्ट का मतलब क्या होता है, जो आप CPU जो लेते हो, जो राइजन का i3 हुआ, i5 हुआ, i7 हुआ, किसी में आपको इनबिल्ट रहता है, उसके अंदर में ही ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। तो उसके वजह से होता है कि आप छोटी मोटी जो ग्राफिकल टास्क होती है, जैसे गेमिंग वगैरह भी होता है, वो छोटे मोटे आप गेम्स वगैरह उस पर खेल सकते हो लो सेटिंग्स पे। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते उस पर, आप बहुत ज़्यादा हेवी इंटेंसिव गेमिंग नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगती हैं
और वो आपको गेमिंग करने के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग अगर आप करते हो उस केस में आपको वो काम आएगा। अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप बाई करना चाहते हो उस केस में आपको राइजन का R5 ले लो या फिर इंटेल का i5 11th जनरेशन या फिर 10th जनरेशन के साथ ही जाना। और ग्राफिक्स कार्ड आप जितना ज़्यादा अच्छा ले सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप GTX का 1650 Ti लेते हो या फिर उसके ऊपर जाते हो 1660 या फिर 1660 सुपर, तो आपको ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, आप अच्छे से गेमिंग वगैरह कर पाओगे उस पर। और अगर आप RTX के कार्ड में जा पाओगे तो वो आपको और ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दे देगा, आप उस पर 100+ FPS पे वीडियो गेम खेल पाओगे। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और उस पर्पज़ के लिए अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं उस केस में आप कोशिश करो कि आपका CPU ज़्यादा पावरफुल हो। आपके अगर ग्राफिक कार्ड 4 GB या फिर 6 GB भी रहेगा तो आपको चल जाएगा, लेकिन आपका जो CPU है वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। आप या तो राइजन के R7 के साथ जाओ या फिर इंटेल के i7 के साथ जाओ। i9 अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। i5 जैसे CPUs वीडियो एडिटिंग में बस आपका काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेक्टेशन मत रखना उस चीज़ से। अगर आप में से कोई ऐसे भी बंदे हैं जो कॉलेज में एंट्री करने वाले हो और उस समय अगर आप एक लैपटॉप बाई करना चाहते हैं तो मैं आपके पेरेंट्स से हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप मिनिमम अपने बच्चे को i5 वाले लैपटॉप ही दिलवाएं। उससे नीचे अगर आप उसको लैपटॉप दिलवाते हैं तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाएंगी और उसको कॉलेज टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मिनिमम आप उसको i5 वाले लैपटॉप ज़रूर दिलवाएं। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है उस केस में आप मिनिमम i3 के साथ जा सकते हैं। आपका जो स्प्रेडशीट का काम रहता है या जो भी जूम कॉल्स वगैरह के काम रहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, 11th जनरेशन या फिर 10th जनरेशन के साथ ही जाना। ओके गाइस, तो बस आज के लिए इतना था। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस।